Hello everyone, am I audible and visible? Please let me know whether I'm audible and visible. Yes, audible and visible. All right, welcome everyone to this class. Now, initially, when I had made these classes live, मैंने एक एक पार्ट बनाया था इस क्लास का, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन क्लासेस में हमें दो दो पार्ट्स चाहिए होगा. सो पहले हम लोग सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट वाला पार्ट 1 और 2 करेंगे आज और कल. उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री और पॉपुलेशन के दो दो क्लासेस देखेंगे. इज दैट ओके विथ एवरीवन? आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी. Is my sound echoing now? I don't think it is echoing anymore. Yes. Now, this topic of sociology of development is important for all of us. कोई भी एग्जाम के लिए अगर हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. आज हमारा सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का पहला पार्ट है. दिस इज पार्ट 1, जहाँ पे हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे डेवलपमेंट रिलेटेड. Why do we read this topic of sociology of development, economic growth और development में क्या difference है, ये सारे चीज़ें हम लोग देखेंगे इस क्लास में. बट यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका हम लोग पार्ट 2 भी लाएंगे कल सेम टाइम. हम लोग इसका पार्ट 2 भी देखेंगे जहाँ पे कुछ और टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं रिलेटेड टू दिस. बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो स्टूडेंट्स दिसंबर यूजीसी नेट के लिए एस्पायर कर रहे हैं, हमारा कोर्स ऑलरेडी शुरू हो गया है अनअकैडमी प्लस में. देयर इज ऑल्सो एन ऑनगोइंग ऑफर टिल 7th जुलाई. 50% ऑफ फिर से आप लोगों को सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है. एंड यू पीपल ऑलरेडी नो माई कोड अंतराचक. इफ यू यूज दैट यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट. So with that, let us start with today's class without any delay. तो जो हमारा सिलेबस है MPPSC जो एग्ज़ाम है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन हो रहा है कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. डेवलपमेंट वर्ड देखने में तो काफ़ी सेम लगता है, लेकिन ये डेवलपमेंट के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, जो हम लोग आज के क्लास में देखेंगे. बट अगेन बिफोर आई स्टार्ट, कोई भी क्लास आप लोग मिस ना करो, कोई भी इंपॉर्टेंट फ्री पीडीएफ आप लोग मिस ना करो. इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल अंतरा स्क्वाड ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे सारे क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलेंगे. जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या ये क्लास सिर्फ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए है, नो. सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. तो अगर आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये टॉपिक हमारा कंपलसरी है अक्रॉस ऑल दी एग्जाम्स. सो अगर आप दूसरे एग्जाम के एस्पिरेंट्स भी हैं तो आप भी देख सकते हैं ये. ओके. और जैसे मैंने कहा, इसी सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट 2 क्लास हम लोग कल करेंगे सेम टाइम में. सो विद दैट लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. सिंस ये क्लास एक टीचिंग क्लास है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों के पास अगर कोई भी डाउट्स है जो इस क्लास से रिलेटेड ना हो, आप लोग उन डाउट्स को मुझे एंड में पूछिए, सो दैट हम लोग इस पूरे क्लास में सारे कंसेप्शंस को क्लियर कर पाए. जैसे मैंने क्लास के बिगिनिंग में कहा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों बहुत छोटे वर्ड्स हैं देखने में, लेकिन इस टॉपिक में बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे थियरीज, छोटे मोटे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं. सो एवरीथिंग इज important for you people to remember. Yes. So with that, let us start with the very basics of the topic. सबके लिए ये बेसिक टॉपिक हमें शुरू करना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है. जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं रीनेट के लिए है कि नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड गाइज. रीनेट, आप लोगों ने नेट का सिलेबस नहीं देखा. यूनिट 6 इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये क्वेश्चन आप लोग पूछ भी कैसे रहे हो. यूजीसी नेट का ये यूनिट 6 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो अगर आप लोग री नेट के लिए भी अपेयर कर रहे हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट. हाउएवर, आई वुड रिक्वेस्ट नाउ कि स्टूडेंट्स मुझे अब कोई चीज़ ना पूछे. टेलीग्राम चैनल में सारे लिंक्स आपको मिल जाती है क्लास से पहले, तो ये चीज़ मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी. यस. अगर सब लोग रेडी है तो हम लोग डायरेक्टली अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, सो दैट
कोई भी प्रॉब्लम अभी ना हो। अगर आप लोग सेपरेट प्लेलिस्ट चाहते हो न्यू क्लासेस का, तो वो भी मैं चैनल को बोलूंगी बना देने के लिए। सो सारे न्यू प्लेलिस्ट में न्यू क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, ऑल राइट। सो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी स्टार्ट व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिफोर नोइंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हम लोग इस टॉपिक में आगे नहीं बढ़ सकते। सो सबसे पहले हमें डिफरेंस जानना है कि इन दोनों टॉपिक्स में क्या डिफरेंस है ना। बहुत बार आपने सुना होगा whenever we use these words, काफी बार आप लोगों को मिले होंगे लोग जो बोलते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ काफी है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, या फिर कुछ लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ड यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सबसे पहले आपको ये याद रखना है that whenever we use the word growth, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, कुछ और ग्रोथ भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ फिजिकल इंक्रीज का डिनोमिनेशन समझाते हैं कि हमारे सोसाइटी में फिजिकल चीजें इंक्रीज कैसे हो रही है। सो व्हेनेवर वी यूज द वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, हम बेसिकली ये समझाते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक स्टेट है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि इनकम कैसे बढ़ रहा है। यस, कोई भी नेशन का इकोनॉमी के पास कुछ कैपेसिटी होती है चीजें प्रोड्यूस करने की। जो बड़े देश होते हैं, बड़े कंट्री होती है, उनके पास ज्यादा कैपेसिटी होती है। जो छोटे कंट्रीज होते हैं उनके पास ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। सो जो कंट्रीज हम देखते हैं, यूएस, यूरोप में जितने भी कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी एक्सेट्रा, उनके पास काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है। Yes, they have more possibility to create goods and services. So it's a complete quantitative कॉन्सेप्ट। ये जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीटली क्वांटिटेटिव होता है, जहां पे हम लोगों के इनकम मेजर कर सकते हैं, पूरे इकोनॉमी का एक एग्रीगेट इनकम मेजर कर सकते हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। वेयर ऑन द अदर हैंड, काफी टाइम बाद, सबसे पहले इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ की ही बात कर रहे थे, बट काफी टाइम बाद लोगों को ये लगा कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव को देखेंगे तो पूरा जो ओवरऑल सोसाइटी का क्या कंडीशन है, सोसाइटी की चीजें इंक्रीज हो रही है कि नहीं, मान लो एजुकेशन सेक्टर, लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, लोगों का हेल्थ कैसा है। मान लो कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारा इकोनॉमिक ग्रोथ है लेकिन लोगों की हेल्थ सही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए the people come up with a new concept called development. ओके, नाउ डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जहां पे बहुत सारी चीजें हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल। मान लो आप एक ऐसा देश है जहां पे बहुत सारा इनकम है लेकिन आपका पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत खराब है, लोग आए दिन they are battling with wars या फिर प्रॉब्लम्स, कम्युनल प्रॉब्लम्स। तो इन सारी चीजें अगर सोसाइटी में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सोसाइटी में चाहे कितना भी इनकम इंक्रीज हो, सोसाइटी अल्टीमेटली डेवलप नहीं होगा। सो इकोनॉमिस्ट को लगा कि हम एक नया कॉन्सेप्ट लाएंगे, दैट इज डेवलपमेंट, जो सोसाइटी के हर एक इन एस्पेक्ट्स को क्वालिटेटिव तरीके से मेजर कर पाए। Now I can give another example. काफी बार आपने देखा होगा there are people who are rich, जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो इंसान हो सकता है पढ़ा लिखा ना हो या फिर उसकी हेल्थ सही नहीं हो। So in that regard economic development is a very bigger concept. आप समझ सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक सबसेट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियोरी का, जहाँ पे हम सिर्फ इकोनॉमिक या मटेरियल प्रोग्रेस नहीं देख रहे हैं लेकिन इंसान उस सोसाइटी में कैसा है, उसका वेलबींग है कि नहीं, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्किल, इन सब चीजों के साथ हम कैसे डील कर रहे हैं, उन चीजों को ध्यान देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियरी। सो प्लीज रिमेंबर दिस, अगर ग्रोथ से क्वेश्चन आए, ग्रोथ सिर्फ एक फिजिकल इंक्रीज या सिर्फ पैसों का इंक्रीज या इकोनॉमी में इनकम का इंक्रीज क्वांटिटेटिवली मेजर करता है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियरी इज अ मच लार्जर थियरी विच टॉक्स अबाउट मोर थिंग्स, कि सोसाइटी में सोशल लेवल कैसा है, जेंडर एस्पेक्ट्स कैसा है, जेंडर रिलेशंस, लोगों को इक्वली नौकरी मिल रही है कि नहीं, या अभी भी हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में मानते हैं, हमारा कल्चर में कितना बदलाव आया है, कल्चर में कितना डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा है, एनवायरनमेंट पे हम ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। और एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग बाद में भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर एज अ सोशियोलॉजिस्ट, दैट सोशियोलॉजिस्ट
वेस्ट के होने के नाते तो हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस नहीं करेंगे, हम पूरा ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट या प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं उस चीज पे हम फोकस करेंगे. देयरफॉर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर सोशियोलॉजी. किसी भी एग्जाम में आपको ये टॉपिक पढ़ना कंपलसरी होता है बिकॉज वी आर सोशियोलॉजिस्ट्स इन द एंड ऑफ द डे. अमर्त्य सेन का थियरी एटसेट्रा बाद में आता है. दीज आर ऑफ कोर्स पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियरी जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. बट दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट वेयर यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इज दिस क्लियर? आई होप ये चीज आपका क्लियर हुआ है. अभी हम लोग आगे जाएंगे और ये देखेंगे कि किसी भी सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट कैसे आएगी और इस पे क्या क्या लोगों ने कहा है, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरीज हमें देखने को मिलता है. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू व्हिच यू पीपल हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोट्स एज वेल. जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं ये जो टेबल है मैं सारे स्टूडेंट्स को हर साल सिमिलर टेबल देती हूँ. मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने नोट्स में इस टेबल को कुछ इस तरीके से नोट करो सो दैट आपको पर्सपेक्टिव्स में कभी प्रॉब्लम ना आए. यू पीपल विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड विद द पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट. विद दैट आई वांट टू मेक अ टेबल एंड टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू सी केयरफुली, यहाँ पे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थियरी जिसे हम लोग कहते हैं द मॉडर्नाइजेशन थियरी. ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थियरी नोन एज द डिपेंडेंसी थियरी. उसके बाद हम आएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच. अपने नोट्स में आप लोग इसी तरीके से इन 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे, you will never forget the different ways in which we can talk about that. I hope it is visible. अगर visible नहीं है तो I will increase the breadth of my pen, but I think it is visible to all. सबसे पहला मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडर्नाइजेशन थियरी. उसके बाद है अनदर कैटेगरी कॉल्ड द डिपेंडेंसी थियरी. उसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच. उसके बाद आता है सस्टेनेबल थियरी. ओके, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थियरी. ये सारे डेवलपमेंट वाले ही थियरीज हैं तो मैंने डेवलपमेंट वर्ड नहीं लिखा है. नाउ मॉडर्नाइजेशन थियरी, अगर सिंपली आपको याद रखना है, मॉडर्नाइजेशन थियरी कैपिटलिज्म के थियरी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, या फिर पूरे सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में कैपिटलिज्म का इंक्रीज कैसे होता है, कौन से कंट्रीज ने कैपिटलिज्म को बहुत सिंसियरली फॉलो किया, उस चीज के पर्सपेक्टिव को लेके हमें बताता है. डिपेंडेंसी थियरी कम्स फ्रॉम द न्यू मार्क्सिस्ट. अब मुझे एक चीज बताओ, आप सब लोगों ने मार्क्सिस्ट थियरी पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई इंसान न्यो मार्क्सिस्ट है, दैट मीन्स they will criticize the capitalism argument because Marx was all about criticizing capitalism. So neo Marxist थियरी ने क्रिटिसाइज किया मॉडर्नाइजेशन थियरी को. हम लोग ऑफ कोर्स डिटेल में देखेंगे ये थियरी क्या है क्या नहीं, बट सबसे पहले आपको ये 2 पार्ट्स याद रखना है कि मॉडर्नाइजेशन थियरी हमें ये बताता है कि आपका सोसाइटी मॉडर्न कैसे हो सकता है. मॉडर्न तभी होगा जब आप कैपिटलिज्म के वैल्यूज को अग्री करोगे या फिर कैपिटलिज्म के वैल्यूज को अप्रोच करोगे या सपोर्ट करोगे, उसके बाद ही आपका इकोनॉमी डेवलप होगा. यस, is this clear? Now dependency theory on the other hand comes right after the modernization theory. Modernization theory tells us, and it comes largely from the neo Marxist जो कि criticize करता है. काफी बार ये question में आता है that dependency theory was a theory which came in opposition to which theory. Dependency theory आता है modernization theory को criticize करते हुए, जो कहता है कि नहीं, सिर्फ कैपिटलिज्म को फॉलो करने से इकोनॉमी डेवलप होगा, ऐसी कोई बात नहीं है. इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, इफ यू लुक एट द वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्ट के देश हैं जो अभी बहुत डेवलप्ड है, वो लोग डेवलप कैसे हुए? If you ask this question, how did these countries get developed? They colonized, right? आप लोग colonialism का मीनिंग समझते होंगे. जैसे ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज किया था, तो इन देशों ने
हम जैसे देशों को कॉलोनाइज किया था। तो अगर आप ये कह रहे हो कि इन देशों की तरह हमें भी कैपिटलिज्म फॉलो करना है डेवलप्ड होने के लिए, तो फिर तो हमें भी कॉलोनाइज करना पड़ेगा दूसरे देशों को। यस, सो द डिपेंडेंसी थियरी टेल्स अस कि सिर्फ कैपिटलिज्म को फॉलो करने से नहीं होगा, बिकॉज दीज कंट्रीज हैव कॉलोनाइज्ड कंट्रीज लाइक अस। हम जैसे देशों को कॉलोनाइज करके हमारे प्रॉपर्टीज को लूट के वो लोग ले गए थे, जिसकी वजह से वो आज इतने आगे हैं। हम जैसे देश काफी पीछे हैं। यस, सो वी विल रीड मोर अबाउट इट। अभी देखो, जो तीसरा थियरी है उसमें the first word itself tells us about human development approach, यानी कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट तो बाद में आएगा, पहले हम इंसान का लाइफ, हमें हमारे जो ह्यूमन लाइव्स है उसे पहले हमें डेवलप करना पड़ेगा। मान लो मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन अगर मैं लाइफ में खुश नहीं हूँ, मुझे उन पैसों का क्या करना है, मेरा हेल्थ सही नहीं है, ये नहीं है, तो फिर वो पैसे को क्या मतलब है, राइट? सो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच फॉर द फर्स्ट टाइम कम्स फ्रॉम अमर्त्य सेन, और यहीं पे हम लोग अमर्त्य सेन के बारे में डिस्कस भी करेंगे, उस पूरे थियरी को हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी कौन से लोग थे इस थियरी में उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। जो लास्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट थियरी, जो सबसे पहले फोकस करके आया था एनवायरनमेंट पे। जैसे मैंने कहा, आपने बहुत डेवलपमेंट कर ली, लेकिन उस डेवलपमेंट के चक्कर में आपने इतना पोल्यूशन किया हमारे एनवायरनमेंट का कि लोग पोल्यूशन के हिसाब से मर रहे हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो फिर उस पैसों या डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थियरी फॉर द फर्स्ट टाइम कम्स बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, कि चाहे आप कितना भी एज एन इकोनॉमी आगे बढ़े, अगर आप एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो उस डेवलपमेंट का या फिर उन पैसों का, उस प्रोग्रेस का कोई मतलब नहीं होगा। यस, इज दिस क्लियर? फर्स्ट मुझे ये बताओ, ये चारों कैटेगरीज को सिंपली समझ में आया? अभी हम इन चारों कैटेगरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक थियरीज के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं। यस, इज दिस क्लियर? मॉडर्नाइजेशन थियरी का प्राइम पॉइंट क्या था कि अगर आप कैपिटलिज्म के फीचर्स को फॉलो करोगे, यानी कि compete करना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो फिर आप डेवलप हो सकते हो एज अ कंट्री। डिपेंडेंसी थियरी कहता है कि नहीं, अगर हम सिर्फ कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे तो उन देशों की तरह हमें भी दूसरे देशों को कॉलोनाइज करना पड़ेगा। तो हम जैसे कंट्रीज लाइक इंडिया, जो कि कॉलोनाइज हुआ था एक पॉइंट ऑफ टाइम में ब्रिटिश के साथ, तो फिर हम इस सेम रूट ऑफ डेवलपमेंट को नहीं फॉलो कर सकते। यस, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच किस बात पे फोकस करता है कि ये सब इकोनॉमी वगैरह तो बाद में आएगा, पहले हमारे खुद के लाइव्स को हमें सेल्फ एक्चुअलाइज करना है। वी नीड टू नो हाउ टू improve our lives, only then we can talk about these things. Sustainable development theory talks about environment, क्या चाहे आप कितना भी डेवलपमेंट लाओ, अगर एनवायरनमेंट पे आपका फोकस नहीं है तो उस डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा इन द कमिंग फ्यूचर, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट हमारा बर्बाद हो रहा है तो फिर हमारा सोसाइटी भी धीरे धीरे डिके होगा, बिकॉज ह्यूमन लाइव्स आर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द फ्रूट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसको खराब करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। यस, इज दिस क्लियर? सो दिस बेसिक्स आर क्लियर। नाउ let us go ahead and look at some of the basics of these theories. सबसे पहले हम शुरू करेंगे मॉडर्नाइजेशन थियरी से। Now before I start with modernization theory, मुझे एक चीज बताओ, आप सब लोगों ने मैक्स वेबर का थियरी पढ़ा है? We all read Max Weber in classical sociology. आपको ये भी पता होगा कि मैक्स वेबर ने अपने थियरीज में कैपिटलिज्म पे काफी सारा काम किया है, स्पेशली उनके प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में मैक्स वेबर ने काफी अच्छे से दिखाया है कि कौन से देशों में कैपिटलिज्म ज्यादा बढ़ा। उन देशों में बढ़ा जो कंट्रीज प्रोटेस्टेंटिज्म फॉलो कर रहे थे। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस जो थे, उनके रिलीजन का, ये धर्म का उनका प्राइम रूल ही था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना है, प्रॉफिट करना है। तो उन कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा कैपिटलिज्म आया। बट वी ऑल्सो नो कि मैक्स वेबर ने क्रिटिसाइज भी किया था इस प्रोसेस को। क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोसेस है, अगर हम दूर दूर तक, बहुत सालों तक इसी प्रोसेस के पीछे भागेंगे तो सोसाइटी एक पॉइंट ऑफ टाइम में आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी में भटक जाएगा। Yes, we all will get lost in the iron cage of rationality. So we know these basics from Max Weber, but
थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन थियोरी फॉर द फर्स्ट टाइम गेट्स डिस्कस्ड इन सोशियोलॉजी बाय मैक्स वेबर, जहां पे उन्होंने कैपिटलिज्म कहाँ आया, कौन से देशों में कैपिटलिज्म ग्रो हुआ, कौन से देशों में कैपिटलिज्म ग्रो नहीं हुआ, उन चीजों के बारे में बताया इन हिज फेमस बुक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1904. Yes? Now, modernization theory is a sociological approach that seeks to understand the process of modernization. सबसे पहले तो ये वर्ड आप लोग समझो, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न होने का मतलब क्या है। अगर आपको याद है, जब हम ये पढ़ते हैं कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कैसे आया, तो हम 3 पिलर्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट पीरियड ने हमें क्या कहा कि साइंस को आप लोग फॉलो करो, साइंस के पीछे जाओ, साइंटिफिक प्रोग्रेस जो कहता है वो चीजें आप लोग फॉलो करो। तो कहीं ना कहीं 1900 1800 में हम देखते हैं बहुत सारे देश साइंटिफिक ये सब इनोवेशंस के पीछे भाग रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, नए टाइप्स ऑफ मशीन्स, फैक्ट्रीज आए। सो कहीं ना कहीं 1950s और 60s में मॉडर्नाइजेशन थियरी एक डोमिनेंट अप्रोच बन गया डेवलपमेंट का, कि अगर आपको डेवलपमेंट लाना है तो अपने पूरे इकोनॉमी को कैपिटलिज्म के पीछे आपको मास प्रोडक्शन में लाना पड़ेगा, फैक्ट्रीज ग्रो करनी पड़ेगी, मशीनरी ग्रो करनी पड़ेगी, जिससे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अर्बन सोसाइटी में माइग्रेट करे, फैक्ट्रीज में काम करे। तो 1950-60s में मॉडर्नाइजेशन थियरी काफी फेमस बनता है एंड पीपल बिलीव, बहुत सारे देशों के इकोनॉमिस्ट ये मानने लगे कि हम जैसे कंट्रीज या फिर जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, चाहे अफ्रीका हो या इंडिया हो या फिर जितने भी साउथ एशिया के देश हो, हम लोग अंडर डेवलप्ड इसलिए है क्योंकि हम लोग मॉडर्नाइजेशन का पाथ फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके हम लोग उन जो कंट्रीज डेवलप हो रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उन कंट्रीज की तरह टेक्नोलॉजी में हम फोकस नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्रीज बढ़ाने में हम फोकस नहीं कर रहे हैं, बिजनेस हमारे देशों में इतना नहीं हो पा रहा है जितना उन देशों में हो रहा था। आर यू गेटिंग द प्राइम द आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन थियरी? अभी एक एग्जांपल आप लोगों को दे सकती हूँ। इफ यू रिमेंबर, मैक्स वेबर ने जब प्रोटेस्टेंट एथिक्स के बारे में कहा था, तब उन्होंने हिंदुइज्म के रिलीजन को भी डिस्कस करते हुए एक चीज कहा था कि इन साउथ एशियन कंट्रीज में जहाँ पे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म ये सब फॉलो होता है, इन देशों में कभी कैपिटलिज्म आया ही नहीं, बिकॉज दीज रिलीजन दे टॉक अबाउट द ऑपोजिट थिंग। याद है मैंने कहा था, जबकि प्रोटेस्टेंट एथिक्स कहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म आपको उल्टा बोलेगा, आपको बोलेगा कि सब कुछ त्याग दो, डू नॉट, ये सब मोह माया है, पैसों के पीछे मत भागो, संन्यास ले लो। सो ही सेज कि दीज कंट्रीज नेवर got the opportunity of developing modernization because उनका धर्म भी कहीं ना कहीं यही चीज बोल रहा था कि पैसे ये सब के पीछे कुछ नहीं रखा है, मोह माया है, ये सब अदर वर्ल्डली है। यस, जितना हो सके आप ये सारे चीजों को गिव अप करो सो दैट आपको मोक्ष मिलेगा, आपको सैल्वेशन मिलेगी। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस? सो दिस यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। एक प्राइमरी चीज देखो, मैक्स वेबर ने ये भी तो कहा था कि सोसाइटी का इकोनॉमी कैसा होगा वो हमें रिलीजन से पता चलता है। डू यू गाइज रिमेंबर? रिलीजन टेल्स अस कि किसी इकोनॉमी, किसी सोसाइटी का इकोनॉमी कैसा होगा, जबकि प्रोटेस्टेंट एथिक्स कहता था कि कैपिटलिज्म जैसे प्रोडक्शन में प्रॉफिट कमाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, तो वहां के देश के लोग भी उसी चीज पे फोकस कर रहे थे। जबकि साउथ एशियन कंट्रीज में जहाँ पे ज्यादातर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म फॉलो होता है, वहां का रिलीजन पूरा उल्टा चीज बोलता है कि आपको बिल्कुल पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको गिव अप करना है। यस, so following that argument, we find many such economists following this idea कि हम जैसे कंट्रीज में लैक ऑफ डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी, हमारा कैपिटल, हमारा इंडस्ट्री, ये सब कुछ हमने कभी डेवलप करा ही नहीं है। इसी वजह से हमारे देश में अभी भी आपको ट्रेडिशनल सोसाइटी या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। आई होप यू पीपल नो दैट इन कंट्रीज लाइक इंडिया, अगर आप देखोगे कौन से सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, अभी भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस वर्क इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। इतना टाइम हुआ है, फिर भी हमारे कंट्रीज में जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, जो अग्रेरियन इकोनॉमी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते हुए आपको मिलेंगे। सो मॉडर्नाइजेशन थियरी यही कहता है, जब तक हम मॉडर्न प्रैक्टिसेस, मॉडर्न साइंस,
इन सब चीजों को नहीं लेंगे, हमारा सोसाइटी डेवलप कभी नहीं होगा। ओके सबसे पहले इसका लिबरल व्यू आया मैक्स वेबर से, बट बाद में देयर आर टू पीपल जो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये मॉडर्नाइजेशन थियरी डेवलप करते हैं, जिनके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। थोड़े कुछ और नोट्स देख लेते हैं। द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थियरी लाइज इन मैक्स वेबर। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत ही लिबरल तरीके से इस थियरी के बारे में कहा था, इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन बाद में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इस पे थियरीज दिया जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। यस Now this theory also explains the poverty of underdevelopment nations. क्यों हम जैसे कंट्रीज में इतनी poverty है, इतनी गरीबी है, उसके बारे में भी ये थियरी हमें बहुत primarily बोलता है। Yes? Now, modernization theory argues that the cultural norms of these countries in Latin America, Africa, Asia constitute the impediments to progress. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारा जो कल्चर है वही आपको बोल रहा है कि आप पैसों के पीछे मत जाओ, अब सारी चीजों को त्याग दो, संन्यास ले लो। तो अगर हमारे कल्चरल नॉर्म्स ही यही सारी चीजें कहेंगे तो फिर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे फोकस करें? तो हमारे सारे सोशल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटल कस्टम्स आर ऑल्सो फंडामेंटली फॉलोइंग दिस सिचुएशन, देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू मूव एट पार विद दोज कंट्रीज जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं। यस सो मॉडर्नाइजेशन थियरी का अगर हम लोग जिस्ट में एक बार देख लें नोट, इट फोकसेस ऑन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस। ध्यान दो, their major focus is on adopting the industrial focus, large scale production, factories, कैपिटलिस्ट सिस्टम जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा, प्राइवेट मनी होगा, लोग प्रॉफिट के पीछे भागेंगे, बड़े बड़े कंपनीज आपस में compete करेंगे कि किसका ज्यादा प्रॉफिट हो, किसका ज्यादा पैसा हो। सो दीज थिंग्स आर लार्जली द आइडियल्स ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थियरी। ओके इज दिस क्लियर गाइज? नाउ सो हम जैसे देश पर्टिकुलरिस्टिक होते हैं, यानी कि कास्ट जैसे एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं, हमारा आउटलुक यूनिवर्सल नहीं होता है। हम लोग फेटलिस्टिक है। फेटलिस्टिक होने का मतलब फेट पे डिपेंड करना। फेट समझते हो आप लोग, किस्मत, कि ये चीज मेरे किस्मत में नहीं लिखा है तो इतना काम करके क्या फायदा। सो मैक्स वेबर टेल्स अस दीज थिंग्स इन हिज थियरीज कि कैसे इन देशों में पर्टिकुलरिस्टिक आइडियल्स, फेटलिज्म या फिर एस्क्राइब स्टेटस, बाय बर्थ आपका कास्ट कहता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते, वो चीज कर सकते हो। तो इस कारणों की वजह से हमारे जैसे कंट्रीज में काफी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन थियरीज में hamper हुआ है, because we could not follow them. Now comes a very important economist. अब तक तो हम लोग मैक्स वेबर के बारे में देख रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास आएंगे W.W. रोस्टो, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे एंड इज अ प्राइम फॉलोअर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थियरी। उनके ऐसे का नाम भी था स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है रोस्टो का। उन्होंने यूएस का एग्जाम्पल लिया, यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल लेते हुए कुछ स्टेजेस के बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि अगर हम इन स्टेजेस को फॉलो करेंगे कोई भी देश डेवलप हो सकता है। अब एक चीज याद रखना गाइज, एग्जाम में इन स्टेजेस का क्रोनोलॉजी पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल भी आप लोग लाइटली मत लो। सिर्फ स्टेजेस का नाम ही नहीं, आपको इन स्टेजेस का क्रोनोलॉजी भी याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल सोसाइटी, उसके पहले आता है उसके बाद आता है ट्रांजिशनल सोसाइटी या फिर प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ। अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ। पहले हम स्टेजेस का नाम देख लेते हैं, उसके बाद मीनिंग देखेंगे। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल। स्टेज 3 में आता है टेक ऑफ स्टेज, स्टेज 4 में आता है ड्राइव टू मैच्योरिटी, और स्टेज 5 में आता है स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। सो इफ दे आस्क यू इन एग्जाम कि उन्होंने कौन से कंट्री को एज अ मॉडल लिया था, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल लेते हुए कहा कि अगर किसी भी कंट्री को डेवलप होना है, अगर मॉडर्नाइज होना है, तो आपको ये 5 स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ने ये 5 स्टेजेस को काफी अच्छे से फॉलो किया, देयरफॉर वो आज इतना ज्यादा डेवलप्ड है। तो देख लेते हैं ये 5 स्टेजेस क्या है। इसे कि कोई भी इकोनॉमी सबसे पहले एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में होता है, जैसे एग्रीकल्चर होती है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, बार्टर सिस्टम होगा, लोग सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं खाना, एटसेट्रा।
उसके बाद धीरे धीरे वो सोसाइटी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव करेगा, धीरे धीरे सरप्लस क्रिएट होगी, लोग स्पेशलाइजेशन करेंगे कि कुछ लोग पैडी फील्ड्स में काम करेंगे, कुछ कोई दूसरा काम करेंगे, कुछ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे एट्सेट्रा। उसके बाद जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, जब इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बन जाएगी, तब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस करोगे। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूरोप में, आई होप यू पीपल रिमेंबर, बहुत सारे फैक्ट्रीज एक टाइम पे बने, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उस फैक्ट्रीज में, नए नए मशीन्स आ रही थी। उसके बाद धीरे धीरे हम और डेवलप करेंगे, ड्राइव टू मैच्योरिटी, लोग इनोवेट करेंगे, नया टेक्नोलॉजी लाएंगे, ऐसा टेक्नोलॉजी लाएंगे जिसमें कम पैसा लगेगा, कम टाइम लगेगा, कम फ्यूल लगेगी। यस, लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे इस सेक्टर में, और फाइनली हाई मास कंजम्पशन का स्टेज आएगा जहां पे हमारा इकोनॉमी फुल्ली डेवलप हो जाएगा, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेंट सेक्टर बन जाएगा। नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस। सबसे पहले कौन सा सेक्टर था जो डोमिनेंट था? एग्रीकल्चर। लेकिन लास्ट स्टेज में आते आते अगर आपका इकोनॉमी फुल्ली डेवलप हो चुका है तो आपके इकोनॉमी का जो सर्विस सेक्टर है, याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सर्विस सेक्टर कौन सा होता है? जहां पे लोग सर्विसेज देते हैं, जैसे बैंक, होटल, अभी जैसे ये सारे ऑनलाइन एप्स है, स्विगी, जोमैटो, amazon, मिंत्रा, these are all examples of service sector, ब्यूटी पार्लर etc, शॉपिंग मॉल्स या फिर अम्यूजमेंट पार्क्स, these are all examples of service sector. So he says कि अगर आपका इकोनॉमी फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो लास्ट स्टेज में आते आते आपका जो सर्विस सेक्टर है वो डोमिनेंट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को छोड़ के सर्विस सेक्टर में आएंगे काम करने के लिए। यस, इज दिस क्लियर? विल यू रिमेंबर द 5 स्टेजेस ऑफ W रोस्टो, और उनके ऐसे का नाम भी आप लोग याद रखना, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ओके, सो ये थियरी सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट का दिया हुआ थियरी माना जाता है, जहां पे लोगों ने मॉडर्नाइजेशन थियरी को डिटेल में डिस्कस किया। यस, इन स्टेजेस का क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है क्रोनोलॉजी, सो प्लीज डू नॉट स्किप इट। ये पार्ट अगर आप याद रखोगे रोस्टो के थियरी से, दिस इज एनफ। ऑलराइट, ओके, नाउ let's move to the next theory of modernization, which was given by Professor William Arthur Lewis. विलियम अर्थर लुइस का थियरी काफी इंटरेस्टिंग है, ऑलमोस्ट सिमिलर है रोस्टो से, लेकिन उनका बोलने का तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को समझाया है वो थोड़ा अलग है। ही ट्राइड टू टेक अ डिफरेंट रूट टू एक्सप्लेन इट, एंड फॉर दिस, इफ यू डू नॉट नो, उनके ऐसे का नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर, 1954 में आया, और उनके थियरी का नाम है डुअल सेक्टर मॉडल। अब देखो, डुअल सेक्टर मॉडल का नाम देखते ही आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अर्थर लुइस दो सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दो सेक्टर है, नंबर 1 एग्रीकल्चर और दूसरा सेक्टर है इंडस्ट्री। ओके, नाउ ही सेज कि कोई भी देश जब अपना इकोनॉमी ट्रेडिशनल स्टेज में होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग किस सेक्टर में काम करेंगे? एग्रीकल्चर में काम करेंगे। यस, कोई भी इकोनॉमी, जब कोई भी सोसाइटी पहले बना तो ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करेंगे, वो फार्मर्स होंगे, एग्रीकल्चर में काम करेंगे। सब्सिस्टेंस सेक्टर होता है, यानी कि जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना ही आपके पास खाने को है, एक्स्ट्रा आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। देयरफॉर ही सेज कि धीरे धीरे जब हमारा इकोनॉमी डेवलप होने लगा तो एक दूसरा सेक्टर आया, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि शहरों में आया, फैक्ट्रीज बनी, वहां पे लाखों लोग गांव छोड़ के फैक्ट्रीज में आके काम करना शुरू कर दिया। यस, सो ही सेज कि कोई भी इकोनॉमी कब ज्यादा डेवलप होने के चांसेस रखता है? वो तब डेवलप होने के चांसेस रखता है जब ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड लेबर, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इतने दिन काम कर रहे थे, उनको शिफ्ट होना पड़ेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में सैलरी बेहतर है, लोगों के लाइफस्टाइल्स बेहतर है, पूरा का पूरा लाइफ आपका बेहतर होगा अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट होंगे, अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएंगे। यस, are you following what I'm saying, guys? All the students who are leaving the class thinking that I will give the PDF, I'm so sorry, it's not allowed, so you have to stay in the class.
If you guys are leaving the class thinking that I'll give you guys PDF, that is not happening. So you have to pay attention and be in the class. पढ़ने का मन ही नहीं है स्टूडेंट्स को, ये चीज मैंने नोट किया है अभी अभी 2-3 साल पहले तक ये नहीं था। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से टीचिंग वाले क्लासेस अटेंड करते थे, बट अभी पेशेंस आप लोगों का बहुत कम हो गया है। दिस पीडीएफ कल्चर हैज टू स्टॉप एंड यू पीपल नीड टू स्टार्ट लर्निंग to attend classes. People should start learning listening to the teacher and making notes on your own. नहीं तो फिर यही होगा, आप लोग पीडीएफ जमा करते रहेंगे और फिर एग्जाम का दिन आएगा और आप लोग बस पीडीएफ ही देखते रह जाओगे। ये चीज मत करो। सो ध्यान से सुनो, बिकॉज जब इंसान सुनता है तब उसी पॉइंट ऑफ टाइम में चीजें आप लोग सीख लेते हो, बात के लिए मत रखो। यस, all right, anyway, so did you understand the basic argument of this model? उनके थियोरी का नाम था डुअल सेक्टर मॉडल, और वो कहते हैं कि दो सेक्टर्स प्राइमरीली सोसाइटी में होता है, एक एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। yes, so you have to understand that कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रहा है या फिर नाम का बस काम कर रहा है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं ला रहा है, वो लोग अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी डेवलप भी होगा, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल्स बढ़ेगी, उनके बच्चे बेहतर स्कूल्स में जाएंगे, उनका हेल्थ भी बेहतर रहेगा क्योंकि शहरों में बेहतर फैसिलिटीज होती है। yes, is this clear? So please remember the essay's name is Economic Development with Unlimited Supplies of Labor. कब publish हुआ था? 1954. थियोरी का नाम क्या है? Dual Sector Model. All right, so they might ask you who has given the dual sector model theory या फिर unlimited supplies of labor theory किसका है? उनके essay से भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, so as per that you can remember it. All right, now let us move to our next thinker for today, that is Gunnar Myrdal. Now those students who do not know this, Gunnar Myrdal is a Nobel laureate. गुनार मिर्डाल को नोबेल प्राइज भी मिली थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, काव्या वेरी गुड, लेकिन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैं आपको जोआन रॉबिन्सन का थियोरी भी बताऊंगी उस थियोरी में, उस क्लास में। तो जोआन रॉबिन्सन को एक साथ हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ेंगे, और वैसे भी पॉवर्टी का टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही, तो वो चीजें भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यस, क्लियर? नाउ let's look at Gunnar Myrdal. Now again, did I say that Gunnar Myrdal is a person who is a Nobel laureate? उनको नोबेल प्राइज मिला था, एंड उन्होंने काफी सारे बुक्स लिखी हैं, काफी सारी चीजें हैं। ऑफ कोर्स सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट हमारे चैप्टर के हिसाब से जो चीज इम्पोर्टेंट है वही देखने वाले हैं। ओके, तो गुनार मिर्डाल एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट है ना। आपको याद रखना है उनके कुछ बहुत फेमस किताबों से क्वेश्चन आता है। यस, जैसे कि उनका पहला किताब द अमेरिकन डिलेमा, द निग्रो प्रॉब्लम इज अ वेरी वेरी फेमस थियरी, वेरी वेरी फेमस बुक, जहां से नेट में भी काफी बार क्वेश्चंस आ चुका है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा बुक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल सिलेबस में, वो मैं आपको बताऊंगी। बट उनको हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज ऑफ हिज फेमस थियरी ऑफ क्यूमुलेटिव सर्कुलर कॉजेशन, या फिर उसे सर्कुलर कॉजेशन भी कहा जाता है या क्यूमुलेटिव सर्कुलर कॉजेशन भी कहा जाता है। नाउ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरी जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। However, yes, you people have already said it. His another very famous book is that of Asian Drama. एशियन ड्रामा उनकी बहुत फेमस किताब है। एशियन ड्रामा बुक में वो क्या डिस्कस करते हैं वो चीज हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल लेट अस लुक एट हिज थियरी ऑफ क्यूमुलेटिव सर्कुलर कॉजेशन। नाउ एक चीज आप लोगों ने सुना होगा, काफी बार हम लोग चेन रिएक्शन बोल के एक वर्ड यूज करते हैं। आपने सुना होगा चेन रिएक्शन वर्ड, कि अगर आप ये चीज करोगे तो फिर आगे जाके ये होगा, वो होगा तो आगे जाके कुछ और होगा। जैसे हम बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक झूठ बोलेंगे, once a liar always a liar, एक झूठ को कवर करने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, दूसरे झूठ को कवर करने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ता है। सो ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रिएक्शन, राइट? नाउ इसी चेन रिएक्शन की तरह उन्होंने अपना सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन थियरी हमें दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सोसाइटी में जो अंडर डेवलपमेंट की चीजें हैं वो एक साइकिल की तरह सर्कुलर तरीके से परसिस्ट करता है। तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में अभी। लेट अस सी व्हाट इज दिस थियरी। नाउ एक छोटा एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। मान लो
एक इंसान बहुत गरीब है, ओके, अगर वो गरीब है तो उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा तो इसके बच्चे भी अच्छे जॉब्स नहीं कर पाएंगे, अच्छे जॉब्स नहीं करेंगे तो आपको न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलेगा, आप गरीब होंगे, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो हेल्थ है वो भी खराब रहेगा, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे होंगे वो भी पुअर होंगे, उनका भी एजुकेशन खराब होगा, उनको भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, उनको भी हेल्थ अच्छा नहीं मिलेगा। यस, सो आर यू फॉलोइंग दिस? ये एक सर्कुलर प्रोसेस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि अगर आप एक बार फंस गए अंडर डेवलपमेंट के सर्कल में तो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। Now this is what he tells us in this theory of cumulative causation. Now read it very carefully. He says that it's a multi-causal approach of development जहाँ पे हम institutional political factors को देखते हैं जिसके वजह से लोग निकल नहीं पाते हैं। Now please see this. It's circular because changes occur gradually in a cycle that can continue indefinitely, often in a negative manner. Now, इस theory को बहुत सारे economists ने अपने language में दूसरा नाम भी दिया है, which is also called the अनएंडिंग साइकिल ऑफ पॉवर्टी। रगनर नर्क्स का थियरी हम देखते हैं, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, कि एक बार अगर इंसान गरीबी के साइकिल में घुस जाता है तो जनरेशन टू जनरेशन उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है, विच इन गुनार मिर्डाल्स वर्ड्स इज बेटर नोन एज सर्कुलर क्यूमुलेटिव थियरी। क्यूमुलेटिव क्यों कहा है? लेकिन क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो हर एक साइकिल में इंक्रीज होता रहता है। जैसे मैंने कहा, अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, आप अच्छे न्यूट्रिशनल खाना या फिर अच्छे हेल्थ सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी भुगतेगा, बिकॉज आपकी जो माँ होगी वो बहुत ही अनहेल्दी होगी तो बच्चे भी अनहेल्दी स्टंटेड प्रोड्यूस होंगे, फिर आगे जाके उनको भी प्रॉब्लम्स होगा। सो इट्स अ सर्कुलर प्रोसेस थ्रू विच कंट्रीज, स्पेशली द साउथ एशियन कंट्रीज, क्योंकि उनकी जो किताब है एशियन ड्रामा, इस किताब में उन्होंने इसी चीज के बारे में कहा है कि हम जैसे एशियन कंट्रीज नहीं निकल पा रहे हैं इस प्रोसेस से, बिकॉज वी आर स्टक इन द सर्कुलर क्यूमुलेटिव प्रोसेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ओके, इसके अलावा उन्होंने एशियन ड्रामा बोल के किताब में और एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्टेट। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा सॉफ्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट, अगर आपने कभी क्लास किया होगा इस टॉपिक का। सॉफ्ट स्टेट का मतलब क्या है? आपने एक चीज देखा होगा, क्लास में हमारे स्कूल में बहुत टाइप के टीचर्स हमें मिले हैं, राइट? कुछ टीचर्स हमारे बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, कुछ टीचर्स हमारे बहुत लीनियंट होते थे। अब मुझे एक चीज बताओ, जो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स होते थे, स्पेशली मैं रिलेट कर पाती हूँ बिकॉज मेरे जो मैथ्स के टीचर्स होते थे या साइंस के टीचर्स होते थे, दे यूज्ड टू बी सो स्ट्रिक्ट। तो अगर कोई चीज मुझे आती भी नहीं फिर भी मैं प्रिपेयर करके जाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि टीचर से डांट पड़ेगी। हाउएवर जो बहुत अच्छे टीचर्स थे, लीनियंट थे, उनके क्लासेस में इतना डर नहीं रहता था, राइट? सो सिमिलरली उन्होंने कहा कि ये जो एशियन कंट्रीज हैं ये एक तरीके का सॉफ्ट स्टेट्स है, यानी कि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस लागू होने में इतना टाइम लग जाता है, लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके इतना ढीला है कि कहीं ना कहीं हम इंस्टीट्यूशनल लेवल में भी उन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हम लोग compete नहीं कर पा रहे हैं, because we all know the reason behind it. Yes, we are quite soft in our approaches of institution. एडमिनिस्ट्रेशन काफी ढीला है, कोई नया लॉ लागू होगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। Things are very slow and corrupt in countries like Asia. So this is a very important concept that you people have to remember. Gunnar Myrdal, soft state. Yes. और उसी प्रोसेस से उन्होंने ये भी कहा बैकवॉश इफेक्ट। बैकवॉश इफेक्ट का मतलब क्या है? प्रॉब्लम्स इन बैकवर्ड रीजन्स क्रिएट मोर प्रॉब्लम। अगर कोई एरिया बैकवर्ड है, मान लो अगर हम किसी स्लम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्लम में हाइजीन नहीं होता है, ओवर क्राउडिंग होता है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है, तो चाहे हम वहां पे कितना भी मच्छर का स्प्रे मारेंगे वहां पे मलेरिया, डेंगू ये सब होगा ही होगा, बिकॉज इट्स अ बैकवर्ड रीजन। उसको पूरा का पूरा अगर हम लोग स्ट्रक्चरली नहीं बदलेंगे तो ऐसे बस छोटे मोटे चीजें करके आप उन जगहों को बेहतर नहीं कर सकते। यस, इज दिस क्लियर? Now, so you have to remember, therefore, he is also, like Max Weber, giving a lot of focus on non-economic factors. Soft state के context में उन्होंने non-economic factors का काफी importantly समझाया कि काफी बार हमारा जो culture है
वही ऐसा है कि poverty further accentuates poverty, it is further perpetuated by poverty. एक बार आप गरीब हो गए तो आप गरीब होते ही जाओगे, एक बार आप अमीर हो गए तो आप अमीर होते जाओगे. So these processes of economy are dependent on each other. ये एक साइकिल के अंदर काम करता है. अगर आप के पास एक बार पैसा आ गया तो आप उस पैसों को बढ़ा सकते हो इन्वेस्ट करके. आप एक बार गरीब हो गए तो गए आप. Yes, is this clear? Will you remember this? His theory of modernization. कुछ important किताबों का नाम: American Dilemma, Asian Drama, His theory of circular cumulative causation, and soft state. Okay? Yes, you people are right. There is another. ये चीज काफी आता है, एक बार आया भी था एग्जाम में कि उन्होंने अपनी किताब अमेरिकन डिलेमा में कौन सा टेक्निक यूज किया था. उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का एक टेक्निक है एच टेक्निक, उसे यूज किया था. देयरफॉर ये क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में. अब आप मुझे ये मत पूछो एच टेक्निक क्या है, बिकॉज इवन आई डोंट नो. आई जस्ट नो द नेम कि एच टेक्निक बोल के एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज किया था. सो यू कैन रिमेंबर दैट. यस, क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी कम टू डिपेंडेंसी थियरी. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डिपेंडेंसी थियरी का बेसिक्स तो आपका क्लियर हो गया, राइट? तो अभी डिपेंडेंसी थियरी का और थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे. मैंने आप लोगों को क्या कहा? डिपेंडेंसी थियरी मॉडर्नाइजेशन थियरी को क्रिटिसाइज करते हुए आया. यस, इज इट क्रिटिसाइजेस द मॉडर्नाइजेशन थियरी. इतना तो क्लियर है. अब एक चीज आपको याद रखना है कि डिपेंडेंसी थियरी सबसे पहले किसने दिया था? दो लोगों ने डिपेंडेंसी थियरी के बारे में सबसे पहले कहा. प्लीज रिमेंबर द नेम: राउल प्रेबिश एंड हांस सिंगर. राउल प्रेबिश और हांस सिंगर ने मिलके ये सबसे पहले डिपेंडेंसी थियरी हमें देते हैं, जो बाद में और भी अच्छे से डेवलप करते हैं हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट आंड्रे गुनार फ्रैंक. ओके, नाउ डिपेंडेंसी थियरी को हम डिपेंडेंसी क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोग ये चीज ध्यान दो, डिपेंडेंसी वर्ड का मतलब क्या है? डिपेंडेंसी यानी कि किसी पे निर्भर करना, डिपेंड करना. यस, डिपेंड वर्ड का मीनिंग आप लोग समझते हो. जैसे आप लोग मुझ पे डिपेंडेंट हो, एज स्टूडेंट्स यू आर डिपेंडेंट ऑन मी, कि मैम क्लास पढ़ाएगी उसके बाद हम लेंगे ये क्लास, दिस दैट. सो डिपेंड होने का मतलब आप लोग समझते हो, राइट? सो डिपेंडेंसी थियरिस्ट, सबसे पहले तो ये भी आपको याद रखना है कि ये न्यो मार्क्सिस्ट लोग थे जो मार्क्स के थियरी से इंस्पायर्ड थे. नाउ डिपेंडेंसी थियरी इस पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज को लार्जली 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, इस पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज को 3 पार्ट्स या 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है. ऑलराइट, उसे हम बोलते हैं कोर कंट्रीज, सेमी पेरिफेरी कंट्रीज, पेरिफेरी कंट्रीज. ओके, अब इनका मीनिंग आप लोग समझो. कोर कंट्रीज हैं जो सबसे अमीर देश है, जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है. ओके, पेरिफेरी वाले यानी कि जो सबसे गरीब देश है. सेमी पेरिफेरी यानी कि बीच वाले. ओके, जो ना अमीर है ना गरीब है, जैसे हमारा देश इंडिया. ओके, नाउ डिपेंडेंसी थियरी का आपको प्राइमरी जो आर्ग्यूमेंट है उसे ऐसे याद रखना है, दैट प्लीज याद रखो, बिकॉज काफी बार स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूजन करते हैं. पेरिफेरी इज डिपेंडेंट ऑन कोर. काफी बार स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा देश किस पे डिपेंडेंट है. सो डिपेंडेंसी थियरी टेल्स अस कि जो गरीब देश है, जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं अमीर कंट्रीज पे, जिसके वजह से हम चाहे कितना भी कोशिश करें, हम अमीर कंट्रीज का मॉडर्नाइजेशन वाला पाथ या जो रॉस्टो ने बोला था 5 स्टेजेस, उनको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज पेरिफेरी के कंट्रीज इन रिच कोर कंट्रीज पे डिपेंडेंट होते हैं. अभी यहाँ पे एग्जांपल देखो, जो कोर कंट्रीज हैं वो हम जैसे देशों से रॉ मटेरियल्स लेते हैं और फिर फाइनल गुड्स बना के हम ही जैसे कंट्रीज को बेचते हैं. तो अगर हम कोर कंट्रीज
पे डिपेंडेंट ना हो तो ये फाइनल गुड्स हमारे पास कैसे आएगा, बिकॉज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अभी जैसे मान लो हम मेक इन इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर बहुत सारे नए इंडस्ट्रीज आए, इंडिया में भी अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है. लेकिन आप एक चीज अपने आसपास घूम के देखो, जो भी आपके घरों में गैजेट्स हैं, जो भी मान लो मोबाइल फोन है, लैपटॉप है या गाड़ी है, जो भी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, इनमें से कितनी चीजें आपके देशों में पूरा का पूरा बना है, इंडिया में कौन सी चीजें पूरा बना है, या फिर कौन सी चीजें बाहर से इंपोर्ट होके आ रही है. इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन देन यू विल बी एबल टू गेट द आंसर व्हाट दिस थियरी वाज ट्राइंग टू टेल अस. द थियरी इज टेलिंग अस कि चाहे हम कितना भी, हम जैसे कंट्रीज जो इतने अमीर नहीं है, चाहे हम कितना भी कोशिश करें इंडिपेंडेंट होके अपने कंट्रीज को डेवलप करने के लिए, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अभी भी इन अमीर कंट्रीज पे डिपेंडेंट है फाइनल गुड्स के लिए. ये फाइनल गुड्स हम अभी भी इन अमीर कंट्रीज से ही इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है इन चीजों को बनाने के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, यस गाइस. सो मेजर आर्ग्यूमेंट आया समझ में डिपेंडेंसी थियरी का, कि जो गरीब देश हैं, जो पेरीफेरी वाले कंट्रीज हैं, वो कोर या फिर रिच कंट्रीज पे डिपेंडेंट है. चाहे हम कितना भी कोशिश करें, कोर कंट्रीज हमें कितना भी एक्सप्लॉइट कर ले, हम फिर भी उन पे डिपेंडेंट रहेंगे, बिकॉज वी डू नॉट हैव द एडिक्वेट टेक्नोलॉजी टू मीट देयर स्टैंडर्ड्स. हमारे पास अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो उन देशों से ही हमारे पास आती है. यस, क्लियर. सो ये जो कोर के कंट्रीज हैं, The rich countries exploit us. हमें एक्सप्लॉइट करता है, हमारे देशों से चीप लेबर उनके देशों में जाके काम करते हैं, और हम उन्हीं चीजों को बहुत ज्यादा कीमत में खरीदते हैं, because we do not have any other option. Okay? Now, Andre Gunnar Frank calls the same core periphery with another name. ये चीज आपको याद रखना है. उन्होंने core periphery के लिए एक दूसरा वर्ड दिया था. उन्होंने core को मेट्रोपोल्स कहा था, और पेरीफेरी के कंट्रीज के लिए सैटेलाइट कहा था. जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास सैटेलाइट घूमता है, राइट? सो सिमिलरली कोर देशों के आसपास भी तो हम जैसे देश सैटेलाइट की तरह घूम रहे हैं, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन देम. क्लियर? सो द डिपेंडेंसी थियरी और थियरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, एक चीज याद रखना गाइस, आंड्रे गुनार फ्रैंक का ये थियरी बहुत फेमस है, थियरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट. यानी कि अंडर डेवलप्ड देशों को हम डेवलप कैसे करें, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था. तो ये फ्रेज अगर एग्जाम में आया, दिस इज रिलेटेड टू आंड्रे गुनार फ्रैंक. सो इट्स एन अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट सेज कि हम जैसे देशों में क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आ रही है. हम नहीं कर पा रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज एक तो कोर पेरीफेरी या सेंटर पेरीफेरी का रिलेशन है. कोर के देश हम जैसे देशों को एक्सप्लॉइट करता है, और हम जैसे पेरीफेरी वाले देश डिपेंडेंट है उन देशों पे, तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे. यस, क्लियर गाइस? डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ सिमिलरली इसी आइडिया को आगे जाके और एक इंसान डेवलप करते हैं, हम देखेंगे उसके बारे में, बट फिलहाल कुछ और की पॉइंट्स देख लो एजी फ्रैंक के थियरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट का. सबसे पहले तो उन्होंने हिस्ट्री की बात को फोकस किया. ये सर कि अगर हिस्ट्री में हम जाए तो ये वेस्टर्न कंट्रीज हम जैसे देशों को कॉलोनाइज किया था, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया को किया था, तो वो रास्ता तो एक तो उन्होंने ऑलरेडी हम जैसे देशों को लूट लिया है. आप ऑलरेडी सारे चीजों को लूट के आगे बढ़ गए हो, अभी आप लोग हमें सेम भाषण दे रहे हो कि आप लोग ये चीज करो वो करो. ये तो पॉसिबल है ही नहीं. हम उन देशों की तरह डेवलपमेंट का रास्ता नहीं ले सकते, बिकॉज उन्होंने हिस्टोरिकली हम जैसे कंट्रीज को कॉलोनाइज किया था. यस. नंबर 2, सेंटर पेरीफेरी स्ट्रक्चर या फिर कोर पेरीफेरी स्ट्रक्चर. कोर कंट्रीज पेरीफेरी के देशों को एक्सप्लॉइट करता है, और पेरीफेरी के देश डिपेंडेंट है कोर कंट्रीज पे. तीसरा, अनइक्वल एक्सचेंज. वो कहते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम को भी देखें, हम चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन पेरीफेरी के देश कहीं ना कहीं जो व्हाट इज इट कॉल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो पेरीफेरी के देश ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, फाइनल गुड्स हम खरीद रहे हैं उनसे, क्योंकि जो कोर के कंट्रीज है वो हमारे देशों से नेचुरल रिसोर्सेज लेके जाती है, चाहे वो ह्यूमन लेबर हो या नेचुरल रिसोर्सेज हो, फिर उनको फाइनल गुड्स बना के हम ही जैसे कंट्रीज को बेचती हैं. तो जो एक्सचेंज है, जो एक्सचेंज सिस्टम है इंटरनेशनली, वो भी अनइक्वल है. तो हम कैसे डेवलप करेंगे? यस. नाउ
यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि डिपेंडेंसी थियरी में या फिर कोर पेरिफेरी वाले थियरीज में हम और भी कुछ थिंकर्स का नाम रखते हैं, जैसे सामिर आमिन और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम लोग डिपेंडेंसी थियरी या थियरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट में रखते हैं. हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए. नाउ याद है मैंने आपको कहा था कि हम तीसरा और एक इंसान के बारे में भी पढ़ेंगे जिन्होंने फेमसली हमें वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी दिया था. वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी का भी सेम आर्ग्यूमेंट है, कोर पेरिफेरी का आर्ग्यूमेंट है, जो हमें सबसे पहले देते हैं इमानुएल वॉलरस्टीन. अभी 2019 में ही पास्ड अवे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, or I think 2020. Immanuel Wallerstein, very famous economic sociologist who gives us the world systems theory. उन्होंने इसी कोर पेरिफेरी की थियरी को लेके और भी अच्छे से डेवलप किया कि कैसे वर्ल्ड को हम एक अनइक्वल सिस्टम की तरह देख सकते हैं, जहाँ पे कुछ देश बहुत ज्यादा उनके पास प्रिविलेजेस हैं, कुछ देशों के पास बिल्कुल प्रिविलेजेस नहीं है. यस, नाउ so Andre Gunnar Frank's theory ultimately criticizes modernization theory. I hope this is clear, guys. उन्होंने colonialism, imperialism इन सब चीजों के बारे में भी कहा कि चाहे अभी हम कितना भी कोशिश करें, हम वो पुराने हिस्ट्री को तो नहीं भुला सकते, वो ऑलरेडी कंपटीशन में आगे बढ़ गए हैं. यस, ऑलराइट, सो प्लीज रिमेंबर दिस. डिपेंडेंसी थियरी का एक बार देख भी लो डेफिनेशन. Dependency theory explains the global economic system by describing how developing countries depend on the developed countries. Yes? The earliest example of dependency is colonization, when European nations made colonies through their superior military technology. मुझे एक चीज बताओ, जब colonialism हुआ था इंडिया में तभी भी तो सेम ही हो रहा था. जो ब्रिटिश थे वो इंडिया से कॉटन लेके जाते थे. कॉटन आप लोग समझते हो, राइट? इंडिया से कॉटन ले जाके वो लोग अपने देशों में कपड़े बनाते थे, फिर यही कपड़े हम जैसे देशों में आके वो लोग बेचते थे, जिसकी वजह से फेमस स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ था, जहां पे हमारे देशों के लोगों ने कहा कि हम फॉरेन गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने जला दिया था. यस, सो यही सारे कपड़े महंगे रेट्स में हमें ही आके बेचते थे. सो कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी लोग डिपेंडेंट थे, अभी भी हम डिपेंडेंट हैं. राइट? क्लियर गाइज? All right. Now, world systems theory, जैसे मैंने कहा, similar idea given by Immanuel Wallerstein, जो कहता है कि कुछ देश हमारे कोर है, कुछ पेरिफेरी है. World systems theory is a socio-economic and political approach that explains the economic development and dynamics of capitalist world. कि किस तरीके से हमारा capitalist world का division of labor ही हमने ऐसे किया है कि सारे अमीर देशों के पास हम डिपेंडेंट है, चाहे आप कितना भी एक्सप्लॉइट कर लो. आप लोगों ने सुना होगा स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में, एक ऐसा लव स्टोरी जहां पे चाहे वो इंसान कितना भी आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उस एक्सप्लॉइटेशन के पीछे आप भाग रहे हो, उसी को आपको प्यार करना है, वही इंसान आपको अच्छा लग रहा है. यस, बहुत सारे मूवीज भी ऐसे सारी चीजों पे बनती है कि यू नो द पर्सन इज एक्सप्लॉइटिंग यू, आपको मार रहा है, इंसल्ट कर रहा है, लेकिन ज्यादातर जो लड़की है दिखाया जाता है, लड़की बोलती है नहीं मुझे तो यही लड़का पसंद है, चाहे वो कितना भी एक्सप्लॉइट कर ले. सो डिपेंडेंसी थियरी इज ऑल्सो लाइक, और द वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी इज ऑल्सो लाइक अ टॉक्सिक इकोनॉमिक थियरी बिटवीन कंट्रीज, जहाँ पे इतना टॉक्सिसिटी है, इतना एक्सप्लॉइटेशन है, इतना डिपेंडेंसी है, पर फिर भी हमें सिस्टम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. यस, क्लियर? ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच. जैसे मैंने कहा, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच सबसे पहले आता है वेरी प्राउडली आवर इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन. यस, नाउ अमर्त्य सेन, आई होप ऑल ऑफ यू नो, ही इज ऑल्सो अ नोबेल लॉरेट. उनको भी नोबेल मिला था. क्यों? बिकॉज उन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों पे काम किया था, स्पेशली उनका जो बंगाल फेमाइन पे काम था, उसके काम की वजह से उन्होंने नोबेल प्राइज भी हमारे इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू ब्रिंग द नोबेल प्राइज इन इंडिया. यस, सो ही इज अ थिंकर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स. आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट. बंगाल फेमाइन का ब्रीफली मैं आर्ग्यूमेंट आपको बता देती हूँ, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच या फिर कैपेबिलिटी अप्रोच को समझने के लिए ये थियरी भी जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. नाउ
ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच को और एक नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है कैपेबिलिटी अप्रोच। ओके, पहले तो आप ये बेसिक्स याद रखो, इसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच कहते हैं या फिर कैपेबिलिटी अप्रोच कहते हैं। ओके, नाउ इस थियरी को समझने के लिए आपको 2-3 टर्म्स याद रखना है। ऑलराइट, व्हाट आर दोस टर्म्स? लेट अस सी। नंबर 1, एंटाइटलमेंट्स या फिर गुड्स। उसके बाद आएगा फंक्शनिंग्स, उसके बाद आएगा कैपेबिलिटी या फिर डेवलपमेंट एज फ्रीडम। अमर्त्य सेन की फेमस किताब है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। अब जिन लोगों को ये चीज नहीं पता, अमर्त्य सेन थे तो इकोनॉमिस्ट, लेकिन उन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए जॉन रॉल्स के आइडिया ऑफ जस्टिस से काफी सारे चीजें लिया था। जॉन रॉल्स वो पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिन्होंने जस्टिस का थियरी दिया था। जस्टिस, आई प्रीटी श्योर यू पीपल नो व्हाट इज जस्टिस। न्याय, यस, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको वो चीज ज्यादा मिलना चाहिए, जिसे हम लोग जस्टिस के नाम से जानते हैं। यस, द पर्सन हु माइट रिक्वायर दिस थिंग। मान लो मैं भी भूखी हूँ, कोई दूसरा इंसान भी भूखा है, लेकिन मान लो वो इंसान ने 5 दिन से खाना नहीं खाया, मैंने 1 दिन खाना नहीं खाया, तो टेक्निकली जस्टिस के हिसाब से किसको ज्यादा पहले खाना मिलना चाहिए? उस इंसान को, बिकॉज उसने 5 दिन खाना नहीं खाया। यस, सो जॉन रॉल्स famous theory of justice was used by Amartya Sen in his welfare economics to develop the human development approach. Now जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को बंगाल फेमाइन के बारे में बता दूं। आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर, इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत इनफेमस बंगाल फेमाइन हुआ था जहाँ पे लाखों लोग मारे गए थे ब्रिटिश के टाइम में। इनफैक्ट कहा जाता है कि ये विंस्टन चर्चिल का एक पॉलिसी ही था लोगों को मारने का। बट एनीवे, मुझे एक चीज बताओ, फेमाइन का मतलब आप लोग जानते हो राइट? फेमाइन में क्या होता है? खाना नहीं होता है, एकदम सूखा पड़ जाता है, लैंड्स बिकम बैरन, पीपल स्टार्व टू डेथ। लोगों के पास खाना नहीं होता, लोग मैल न्यूट्रिशन होते 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 वो लोग मर जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में। यस, आई होप यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ फेमाइन। हाउएवर, आपको शायद ये नहीं पता, उन्होंने एक अमर्त्य सेन ने एक ऐसी चीज बताई बंगाल फेमाइन के बारे में। आफ्टर हिज स्टडी ही सेज कि बंगाल फेमाइन के टाइम पे ऐसा नहीं था कि लोगों के पास खाना नहीं था, खाना था, देयर वाज फूड, पर लोगों के पास उस खाने को खरीदने के पैसे नहीं थे। पीपल डिड नॉट हैव द एंटाइटलमेंट टू बाय द फूड एंड देयरफॉर दे डाइड। सी, देयर इज अ डिफरेंस। दो चीज है, एक हो सकता है कि सोसाइटी में खाना ही नहीं है, यस, दूसरा चीज हो सकता है खाना है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। अब फ्री में तो आपको खाना मिलेगा नहीं, अब 1 किलो चावल के लिए भी मुझे दुकान में जाके पैसे देने पड़ेंगे, चाहे 60, 70, 80 जो भी चावल आप खाते हो। बट पॉइंट इज कि आपको फ्री में तो चावल नहीं मिलेगा। तो अगर मान लो मैं अपने घर में बैठी हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे घर के बाहर ही दुकान है लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो फिर मैं खाना नहीं खा सकती, तो अल्टीमेटली आई विल स्टार्व टू डेथ। This is what Amartya Sen's famous theory of Bengal famine was. He says, ध्यान दो, you have to understand these terms. लोगों के पास सिर्फ पैसा या एंटाइटलमेंट होने से ही नहीं होगा, उस पैसों को हमें प्रॉपरली फंक्शनिंग बनाना है, तभी जाके आपके पास अपना खुद का कैपेबिलिटी आएगा या फिर आपको फ्रीडम मिलेगी। नाउ आई जनरली गिव दिस 2 एग्जांपल्स व्हाइल टीचिंग अमर्त्य सेन। नंबर 1, मान लो अगर आपके पास बाइसिकल है, ठीक है, साइकिल है आपके पास, लेकिन आपको साइकिल चलाना नहीं आता, तो वो साइकिल बेकार आपके घर में पड़ी रहेगी। यस, नंबर 2, मान लो आपको स्कूल जाना है लेकिन स्कूल जाने के लिए आपके गांव में रास्ता ही नहीं है, देयर इज नो रोड टू रीच द स्कूल, तो फिर उस स्कूल तक आप पहुंच भी नहीं पाओगे और आपकी पढ़ाई भी नहीं होगी। सो देयरफॉर आप याद करो, क्लास के बिगिनिंग में मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि किसी भी इकोनॉमी में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने से नहीं होगा, उस ग्रोथ का फल लोगों को मिल रहा है कि नहीं, आर पीपल गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट डेवलपमेंट, दैट विल मैटर अल्टीमेटली। सो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी एंटाइटलमेंट हो, अगर उस एंटाइटलमेंट को आप फंक्शनिंग में नहीं बदल पा रहे हैं, फंक्शनिंग यानी कि उस चीज को आप यूटिलाइज
नहीं कर पा रहे हैं तो आप केपेबल भी नहीं होंगे, आपकी कैपेसिटीज भी नहीं बढ़ेगी। और उनकी फेमस किताब डेवलपमेंट एज फ्रीडम यही कहता है कि डेवलपमेंट का मतलब पैसा और ये सब नहीं, डेवलपमेंट का मतलब है कि आप खुश है कि नहीं, आप एज एन इंडिविजुअल आपको फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं। मान लो एक गरीब इंसान को 3 टाइम का खाना मिलेगा तो उसे लगेगा कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे इस एक दिन का फ्रीडम मुझे मिल गया। अगर कोई इंसान बहुत अमीर है, मान लो अंबानी है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मेरे पास और भी करोड़ों का प्रॉफिट आए तब जाके मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। यस, सिमिलरली हम सबका फ्रीडम का डेफिनेशन अलग होता है। मुझे कुछ अलग चीज से फ्रीडम मिलेगी, एक गरीब इंसान को कुछ अलग चीज से फ्रीडम मिलेगी। बट अमर्त्य सेन टेल्स अस दैट इट्स नॉट जस्ट इनफ टू हैव दीज एंटाइटलमेंट्स एंड गुड्स विथ यू, यू नीड टू टर्न देम इनटू फंक्शनिंग्स। जब तक आप उन एंटाइटलमेंट्स और गुड्स को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपको एज अ पर्सन कैपेसिटीज, आपकी कैपेबिलिटीज भी नहीं बढ़ेगी और आपको डेवलपमेंट भी नहीं मिलेगा। इज दिस क्लियर? Yes. So human development looks at this tripartite structure कि हम हमारे capabilities को, functionings को, हमारी independence या freedom को हम कैसे बढ़ा पाए। Yes. Is this clear or not, guys? Capability approach, human development approach. Now, let us look at some key points. The capability approach to human development was associated with Amartya Sen. Under the capability approach, the key to human development is building human capacity, which includes education, health, accessibility to resources. हमारे कैपेबिलिटीज तभी बढ़ेंगे ना, जैसे मान लो अगर मेरे पास कल बहुत पैसे आ जाए लेकिन मैं इतनी बीमार पड़ गई कि उन पैसों का मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो फिर नहीं होगा। अगर मैं अनपढ़ ही रह गई तो उन पैसों का मैं कोई ज्यादा बेहतर चीज मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं अनपढ़ रहूंगी, लोग हंसेंगे मुझ पे। यस, व्हाट आर द की फोकस ऑफ दिस थियरी? लोगों के इंडिविजुअल फ्रीडम्स पे फोकस करता है। पोवर्टी, पोअर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सोशल नेग्लेक्ट, सोशल एक्सक्लूजन, इसको हम कैसे हटा पाएंगे? यस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ध्यान दो, ये सेंटेंस आता है एग्जाम में। ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मीन्स एंड एंड्स ऑफ डेवलपमेंट। अब तक हम डेवलपमेंट को कैसे पाना है, डेवलपमेंट का मीन्स क्या है, उस चीज पे फोकस कर रहे थे, राइट? डिपेंडेंसी थियरी, मॉडर्नाइजेशन थियरी आपको बोल रहा था कि अगर आप ये चीज करोगे तो आपको डेवलपमेंट मिलेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच डेवलपमेंट को एंड ही मानता है, यानी कि डेवलपमेंट को पाने के लिए कुछ मत करो, अगर आप ये चीज करोगे तो उसी में आपकी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज एन एंड इन इटसेल्फ फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। ओके, और इसी ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच पे ध्यान रखते हुए हमारे पास ये फेमस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है। अब देखो, लोगों ने ये भी तो सोचा कि इसको हम मेजर कैसे करेंगे, चलो थियरी तो दे दिया लेकिन मेजर कैसे होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। सो ध्यान से एग्जाम में पढ़ना, इंडेक्स का पूछ रहे हैं या थियरी का पूछ रहे हैं। अगर थियरी होगा देन अमर्त्य सेन, अगर इंडेक्स होगा देन महबूब उल हक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उन्होंने 3 पार्ट्स में इस थियरी को बांटा, 3 एंगल होते हैं इसमें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि आपका लाइफ का स्टैंडर्ड कैसा है उसको हम देख पाए। एजुकेशन, इंसान को कितना एजुकेशन मिल रहा है। एजुकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, प्लीज नोट डाउन गाइज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, expected years of schooling. और तीसरा एलिमेंट है जीएनपी पर कैपिटा, जीएनपी पर कैपिटा, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी कि एक कंट्री का, एक इंसान का एवरेज इनकम क्या है उस चीज को हम लेते हैं। सो हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, आपका इनकम या फिर लिविंग स्टैंडर्ड भी है। यस, सिर्फ जीएनपी नहीं, जीएनपी पर कैपिटा। काफी बार स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज करते हैं। देखो 3 एलिमेंट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, जीएनपी पर कैपिटा। एजुकेशन को 2 पार्ट्स में बांटा, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, expected years of schooling। ये एग्जाम में आता है, what are the indicators of development or what are the indicators that are used in human development approach? Okay, clear guys?
इज दिस क्लियर अंटिल नाउ? और एक चीज आपको याद रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, ऑब्वियसली अमर्त्य सेन इज द की पर्सन, पर अमर्त्य सेन के अलावा और भी कुछ लोग हैं इसमें, जैसे मार्था नुसबॉम, महबूब उल हक, मैंने ऑलरेडी आपको बताया महबूब उल हक। लेकिन अगर इंडेक्स के बारे में पूछेंगे तो स्पेसिफिकली हम महबूब उल हक के साथ जाएंगे। यस, इज दिस क्लियर गाइस? अच्छा हाँ, इसका रीसेंट रैंक भी देख के जाओ। अभी इंडिया का रीसेंट HDI रैंक क्या है? लेटेस्ट एग्जाम में आता है HDI का रैंक, और HDI का रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है ये भी याद रखना, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। 132 अभी रीसेंट इंडिया का रैंक है 132, तो सोचो इंडिया का कितना दूर है अभी भी हम लोग। यस, अमर्त्य सेन का और एक फेमस थियरी है मिसिंग विमेन, वेरी गुड। मिसिंग विमेन थियरी में हम क्या देखते हैं, अमर्त्य सेन ने कहा था कि हम जैसे देशों में, साउथ एशियन कंट्री में, अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा औरतें काम करती ही नहीं है, वो मिसिंग है। क्यों? ड्यू टू कल्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स। बहुत जगहों में औरतों को काम करने देना अलाउड नहीं है, बहुत सारी जगहों में फीमेल फिटिसाइड है, इन्फेंटिसाइड है, औरतों को मार ही दिया जाता है, डाउरी का प्रॉब्लम है एक्सेट्रा, जिसके वजह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हमें औरतें नहीं दिखती हैं। यस, अच्छा 134 है, ठीक है 134, प्लीज एक बार कंफर्म कर लो आप लोग। कोई 132 बता रहा है, कोई 134, मुझे एक बार कंफर्म करके बताओ कि रीसेंट डेटा क्या है। 134, ओके, सो 134 इज द रीसेंट रैंक। और पब्लिश कौन करता है HDI का रिपोर्ट, ये भी याद रखना, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, नाउ so index I have already told you there are 3 elements, 3 एलिमेंट्स है, प्लीज याद रखना, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, और उनके पार्ट्स क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, UNDP पब्लिश करता है ये रिपोर्ट। अभी इंडिया का रैंक 134 आउट ऑफ 194 है। ऑल राइट, ओके। So the last is sustainable development. Of course, आप लोग sustainable development के बारे में बहुत जगहों पे पढ़ते हैं। Sustainable development हमारा paper 1 environment हर जगह important है, but we will just see एक बार जल्दी से what is this. रोशनी please ask me this doubt towards the end. बस ये last topic बचा है, उसके बाद I will clarify your doubt. Okay? Now, कुछ basics आपको याद रखना है before we move to sustainable development. 1983 में एक कमेटी बिठाया गया था अंडर ग्रो हार्लेम ब्रूंटलैंड कमेटी, और इसी कमेटी ने, ध्यान दो कमेटी का 1983 है, डू नॉट मेस अप द इयर्स। इसी कमेटी ने 1987 में रिपोर्ट पब्लिश किया जिस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द आता है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सिंपली अगर याद रखना है, हम ऐसे डेवलप करेंगे जहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं वो तो यूज करेंगे, लेकिन इस तरीके से करें कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए कमी ना हो। मान लो अगर आपको नहाने में 1 बाल्टी पानी लगती है तो आप 1 बाल्टी ही यूज करोगे, उसके जगह 2 बाल्टी नहीं यूज करोगे, सो दैट आगे के जनरेशन्स के पास भी पानी यूज करने के लिए हो। यस, इज दिस क्लियर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमिटी आया था ग्रो हार्लेम ब्रूंटलैंड कमिटी 1983। इन 1987 द रिपोर्ट कम्स आवर कॉमन फ्यूचर, जो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड का यूज करता है। वो कहता है कि आप इस तरीके से अपने रिसोर्सेस को यूज करो कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हम कुछ चीजें छोड़ दें। सो इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस। यस, एक हार्मोनियस लास्टिंग इम्पैक्ट हो, हम नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा खत्म ना करें, क्लाइमेट चेंज पे फोकस करें, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सब कुछ हम ध्यान देंगे अगर हम रिसोर्सेज को ध्यान से यूज करें।
यस और इसी के बेसिस पे हमारा फेमस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आता है, जो 2015 से लेके 2030 तक हम बहुत सारे कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं। जनरली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं। एक तो 17 गोल्स हैं, ये भी पूछा जा सकता है कौन सा गोल क्या है। सो जस्ट एक बार ऊपर ऊपर से आप लोग देख लेना विच गोल्स आर व्हाट। यस, इज दिस क्लियर? So these are some important questions that can come from sustainable development. Apart from that, nothing. और एक चीजें याद रखना है, 167 इसके सब गोल्स हैं। गोल्स तो टोटल 17 है, लेकिन 167 सब गोल्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले हम और एक गोल्स फॉलो करते थे 2000 से 2015, जिसका नाम था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ओके, clear guys? Yes. Now Roshni had asked the question, what is the difference between modernity theory and modernization? Modernity का theory तो एक larger theory है जो कहता है साइंस को अप्रोच करो, धर्म को भुलाओ, धर्म के पीछे मत भागो, साइंस में ही सारा आंसर रखा है, एवरीथिंग हैज वन यूनिवर्सल आंसर, वन यूनिवर्सल ट्रूथ, जो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस प्रूव करेगा उसी को हम लोग आंसर मानेंगे। मॉडर्नाइजेशन थियोरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थियोरी का एक पर्सपेक्टिव है जो इन्हीं सारे आइडियल्स को फॉलो करता है और कहता है कि अगर आपको डेवलप होना है तो आपको कैपिटलिज्म का रास्ता चुनना है। यस, clear? So it's obviously an extension of the modernization, scientific modernization theory. Clear? Yes, I think I made a mistake in the number of sub goals. एक second, ये 167 नहीं है guys, 169 है। Yes, thanks for correcting. 169, yes, या फिर जिसे हम लोग टारगेट्स भी कहते हैं। All right? Yes. Clear? So ये हमारा पार्ट 1 था, ध्यान से सुनो। हम लोग कल सेम टाइम में मिलेंगे पार्ट 2 इसके लिए, या फिर शायद हम लोग थोड़ा पहले भी मिल सकते हैं। शायद मैं कल का क्लास थोड़ा जल्दी लूँ 4:30 के आसपास। सो कल हम लोग 4:30 के आसपास इसका पार्ट 2 क्लास करेंगे, जहाँ पे कुछ और टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट थियरीज अनकॉमन है, जैसे गांधीयन थियरी ऑफ डेवलपमेंट, यस, वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन में क्या अंतर है, एक्सेट्रा। जैसे आपके खुद के सिलेबस में ही यहाँ पे मेंशन्ड है सोशल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को हम कैसे देख सकते हैं। पॉवर्टी के बारे में थोड़ा आई विल टेल यू, क्योंकि पॉवर्टी का थियरी वैसे भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। कल्चर और डेवलपमेंट कैसे रिलेट हो सकता है, कल्चर कैसे हेल्प कर सकता है या रोक सकता है डेवलपमेंट को, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन या पोस्ट डेवलपमेंट, ये सारे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है, तो इनके बारे में कल भी हम एक शॉर्ट पार्ट 2 में देखने वाले हैं, एंड देन फॉलोड बाय इंडस्ट्री एंड सोसाइटी एंड पॉपुलेशन वाले यूनिट्स। ओके, क्लियर? अभी जो रीसेंट क्रिमिनल लॉ में बदलाव आया है, क्या वो रीनेट में आएगा? लेस लाइकली, क्योंकि अभी रीसेंट चेंज है, लेकिन फिर भी एक बार ऊपर से देख लो। यस, ऑल राइट। ऑल द क्लास लिंक्स विल बी सेंड टू टेलीग्राम। सो टेलीग्राम में ध्यान दो, सारे क्लास के लिंक्स उसी में आएंगे, आप लोग आ जाना क्लास में, ठीक है? बिकॉज एज ऑफ नाउ मेरा जब स्केड्यूल फ्री होगा मैं तभी क्लास को स्केड्यूल करूंगी, तो फिलहाल मैं नहीं बता सकती कब लूंगी, कल परसों ऐसे करके हम लोग क्लासेस करते रहेंगे। ऑल राइट, ओके देन, बाय गाइज। इफ यू थिंक द क्लास हेल्प यू ऑल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक। यस, ऑल राइट।